हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चल रहा था उसे आज कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में फॉर्मूले कम होते हैं और जेई नीट में फॉर्मूले ज़्यादा होते हैं। यानी जेई नीट में हम वो चीज़ भी पढ़ते हैं जो हाई लेवल को लेकर जाती है, जो कि बोर्ड में नहीं होती है। जैसे एनसीईआरटी में अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है और इसके अंदर जेई नीट के अंदर होता है। ठीक है, तो आपको मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ एक बार, यानी कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, किस किस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि अभी मैंने गॉस लॉ नहीं पढ़ाया आपको, गॉस लॉ पढ़ाऊंगा तो गॉस लॉ के थ्रू और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो विदाउट गॉस लॉ है, गॉस लॉ की जरूरत नहीं है, बिना गॉस लॉ के हम निकाल सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। जैसे आपको यहाँ कुछ फॉर्मूले दिख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, जैसे हम एक रिंग होती है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिंग ऐसी रिंग है और उसके सेंटर में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जीरो आता था। क्या आता था? जीरो। क्यों? क्योंकि सिमेट्री थी, सिमेट्री की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? जीरो। क्योंकि इधर वाले जो चार्ज है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, इन वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कैसी रिंग है? रिंग के सेंटर के एक्सिस पर ये रिंग है और रिंग के सेंटर से, सेंटर के जो एक्सिस पास हो रही है उस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। मान लेते हैं ये रिंग है, रिंग पे जो चार्ज है प्लस क्यू है, टोटल चार्ज, और इसकी जो रेडियस है वो ए है। रेडियस कितनी है बेटा? रेडियस ए है। इस रेडियस ए है और डिस्टेंस यहां से, यानी सेंटर पॉइंट ये ओ है, ओ से पी पॉइंट पर, ओ से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और उसके लिए जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो आता है ई पी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट या क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और इसकी डायरेक्शन होगी आई कैप, यानी इधर डायरेक्शन होगी। हाँ, अगर यह नेगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन इधर होती, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो इधर है। क्लियर? अब यहां पर एक बात समझ में आती है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गई कि एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इतना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी हो सकता है, यानी कि सेंटर पर अगर हम जाएंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इस केस में, रिंग के केस में, वो कितना आता है? मैक्सिमम आता है। यानी इस वैल्यू पर जितना आएगा ना उससे ज्यादा कभी नहीं आ सकता। ये हम प्रूव करते हैं मैक्सिमम थ्योरम से। मैक्सिमम थ्योरम जो हम लगाते हैं ना, मैक्सिमम पावर थ्योरम, उसके थ्रू निकालते हैं, यानी मैक्सिमम मिनिमा के थ्रू। ये समझो, मैक्सिमम मिनिमा कहते हैं ना कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो, तो हम मैक्सिमम निकालते हैं। ऐसे यहाँ पर डी बाई डी क्यू बराबर जीरो कर देंगे तो आंसर आ जाता है। ओके, अब इसकी वैल्यू जब यहाँ डालेंगे इसके फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में, तो यहाँ आंसर आता है 1/4πε0 2q अपॉन 3√2 ए स्क्वायर। कितना आता है? 2q अपॉन 3√2 ए स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब यहाँ देखो अब यहाँ देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, यहाँ पे एक ग्राफ बनता है ई के और एक्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं ये थोड़ा समझना है तुम्हें, क्योंकि ऐसे में रटाना वाला काम नहीं करूँगा, रट जाएगा ये तो, खाली रट के थोड़ी समझ आएगा। अब सोचो, अगर x बराबर जीरो करते हैं, x बराबर जीरो करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बेटा? जीरो। ओके, x बराबर अनंत कर दो, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी करोगे तो भी क्या आंसर आएगा? जीरो। अब तुम बोले सर कैसे? क्योंकि अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखो तो 1/4πε0 है, यहां q है और x यहां पर है, इसमें से x कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा? x क्यूब कॉमन आएगा, है ना?
एक्स स्क्वायर है ना, तो पावर से अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा क्यू, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। अब इससे इसको काट दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब खुद सोचो कि अगर तुम x की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो यहाँ इन्फिनिटी डालोगे और यहाँ इन्फिनिटी डालोगे, तो 1/∞ क्या होता है 0, तो ये वाली टर्म्स क्या बन जाएगी 0, क्या बन जाएगी 0, और 0 इंटू इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी, या सॉरी 0 क्या आ जाएगा 0 इंटू एनीथिंग, है ना, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा ये वाली टर्म्स हमारी 0 हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू है ना ये वाली वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स की जगह इन्फिनिटी का स्क्वायर डाल दो और 1 प्लस 0, ये आ जाएगा। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना पूरे को, तो ये आ जाएगा e इक्वल टू 1/∞ यानी कि 0। बात समझ गए? मैंने तुम्हें खाली ये इसलिए समझाया है कि भैया x बराबर इन्फिनिटी पे e 0 कैसे हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि x को कॉमन लेकर के हमने ये वाला फॉर्मेट बना लिया e का, ये वाला फॉर्मेट, और अब इसमें x की वैल्यू क्या डाल दी, इन्फिनिटी डाल दी। जब हमने x की वैल्यू इसमें इन्फिनिटी डाल दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 0 आया नहीं आया? अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर x बराबर 0 है तो हमारा e 0 है, और x बराबर इन्फिनिटी तो भी 0 है, हाँ या ना? और x बराबर माइनस इन्फिनिटी है तो भी 0 होगा। लेकिन एक बात यहां पर और आ रही है कि x बराबर अगर प्लस माइनस a/√2 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ रहा है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं सेंटर पे हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और मैं अनंत पे चला जाता हूं तो भी 0 है, और माइनस अनंत पे चला जाता हूं तो भी 0 है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जिस पर वो मैक्सिमम है। इसका मतलब हमें ये ग्राफ बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आता है। देखो कैसे, अगर मैं सेंटर पे हूं तो देखो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, हाँ यहाँ पे 0 ही है और ये भी 0 बोल रहा है, और मैं अनंत पे जा रहा हूं तो देखो यहां से धीरे धीरे कम होते होते अनंत पे कितना हो जाएगा 0, इधर भी धीरे धीरे कितना हो जाएगा अनंत में 0। लेकिन एक पॉइंट पर मैक्सिमम है, यानी कि ग्राफ हमारा ऐसा चलेगा, ऐसे, जिससे इस कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। और ये ग्राफ, ये जो ग्राफ दिया है ना, ये ग्राफ हमारी ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ, तो इसका मतलब इस केस के लिए ये ग्राफ बनेगा। डायरेक्ट पूछा जाता है ये ग्राफ कभी कभी, जैसे गुस्सेट का एग्जाम होता है, गुस्सेट का एग्जाम है, या बिट्स प्लानिंग है, VIT वेल्लोर का है ना, SRM का है, यानी बहुत सारे एग्जाम होते हैं ना प्राइवेट, उन सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारे जो होते हैं ना डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट ग्राफ पूछ लिया जाता है। जेई में तो नहीं कहूँगा मैं कि जेई में आता है, लेकिन जेई में इसके बेसिस पर क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। अब ये चार्ज डिस्क का कोई भी फॉर्मेट उसमें नहीं दिया, किसमें, NCERT में नहीं है चार्ज डिस्क, कि चार्ज डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर से x एक्सिस पर x पॉइंट पर कितना होगा। तो यहाँ देखो, इसका मान लो ये चार्ज रिंग है, जैसे रिंग थी वैसे डिस्क है, और इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, तो वो बताया, याद तुम्हें तो पता नहीं होगा, 11 तो आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा, तो सेंटर ऑफ मास जैसे निकालते थे DM एलिमेंट लेकर के, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, जैसे मान लो कोई सॉलिड स्फीयर है ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालते थे आप लोग, तो जैसे मान लो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में कैसे निकालोगे, तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसको इंटीग्रेट करके हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे। ऐसे ही यहाँ पर इसमें से छोटी सी रिंग ले लेंगे, एक छोटी सी रिंग इस डिस्क के लिए क्या बन जाएगी, स्मॉल एलिमेंट, उस स्मॉल एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरी डिस्क की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा EP, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है सॉल्व करके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन √x² प्लस r²। r इसकी रेडियस है, x ये डिस्टेंस है, सिग्मा इसका चार्ज डेंसिटी है, क्या है चार्ज डेंसिटी, इसके अंदर ही बना हुआ है चार्ज, जैसे प्लस 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 प्लस, सरफेस में नहीं है,
क्योंकि तो डिस्क है ना इसलिए। तो E इक्वल टू कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर मान लो मैंने बोला कि भाई इसको मैं बहुत बड़ा कर दूं, यानी ये रिंग है ना, मतलब इस डिस्क को मैं बहुत बड़ा कर दूं, बहुत बड़ा मतलब r जो रेडियस है वो इन्फाइनाइट कर दूं। अगर r रेडियस को इन्फाइनाइट कर दूंगा तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर r को क्या बोला गया, इन्फाइनाइट बोला गया है। r को क्या बोला गया है, इन्फाइनाइट। अगर r इन्फाइनाइट हो जाएगी तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू पूरी इन्फाइनाइट हो जाएगी, और कोई भी नंबर हो x अपॉन इन्फाइनाइट होता है वो 0 होता है। तो ये वाली जो वैल्यू है जब इसको रखेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इनटू 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये। तो इस केस में जब r ग्रेटर देन x होगा, यानी r इन्फाइनाइट के बराबर होगा, तो इसका मतलब इस केस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। अच्छा, r इन्फाइनाइट का मतलब क्या है, r इन्फाइनाइट का मतलब है कि मान लो ये रिंग ऐसी है, ठीक है, दिख रहा है, ये रिंग ऐसी है और यहाँ से यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है सिर्फ इतनी दूरी पर। तो इस डिस्टेंस के लिए ये जो r है ना, ये इन्फाइनाइट का काम कर रही है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि चंदा मामा के बराबर मैंने यहाँ अर्थ से लेकर के चंदा मामा जो है हमारे उन वहां तक की एक रिंग ली है, वहां तक की एक डिस्क ली है, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं है। एक छोटी सी रिंग है लेकिन उससे भी काफी 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 छोटी डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो उसके लिए वो इन्फाइनाइट का काम कर रही है। ये बात मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि ये एक रिलेटिव टर्म्स है। क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। ठीक, चलो अब आगे देखो बेटा, ये बात समझ आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट। चार्ज सीट की वजह से तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है ऑलरेडी, पहले निकाला था, कभी निकाला होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसकी वजह से, वो हम यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करके निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम सीट, यानी ये सीट से जो डिस्टेंस दी जा रही है उस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कहीं कर रहा है। देखो तुम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, या यहाँ कहीं भी निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगी, उससे ना ज्यादा आएगी ना उससे कम आएगी, ठीक है। लेकिन एक चार्ज डिस्क, चार्ज प्लेट भी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट। चार्ज प्लेट की वजह से कैसे निकालोगे, ये हमारी चार्ज प्लेट है, देखो, है ना। प्लेट मतलब दोनों साइड में, सीट मतलब एक पन्ना, एक पन्ना। जैसे भी मान लो ये बुक है, ये बुक है, तो ये मान लो ये हमारी सीट हो गई, कौन सी वाली, ये वाली प्लेट सीट, है ना। और अगर मैं खाली इसकी बात करूंगा तो ये क्या हो गया, ये क्या है, ये जो है वो सीट है, ये सीट है, थिन सीट, और ये प्लेट है, समझ गए। ऐसा है, प्लेट में जो चार्ज होता है ना वो कंडक्टर है ना ये, तो कंडक्टर में चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे, तो इसके अंदर चार्ज नहीं है। ये जो चार्ज दिया गया है ना, ये वाला चार्ज, ये चार्ज इसमें अंदर नहीं है, इसकी सरफेस पर है दोनों तरफ। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, समझ आई बात मेरी, नहीं आई, हाँ जी। तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्लियर, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यार क्लियर बच्चों। अच्छा, इसके बाद में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ आ गया, और मैंने आपको शायद पेंडुलम वाला बताया था, तो अभी मैं जस्ट पेंडुलम वाला बता रहा हूँ, है ना। पेंडुलम पे बात डिस्कस करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए तो उस पर कितना एक्सीलरेशन लगता है, अगर परपेंडिकुलर रख दिया जाए तो कितना होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक पेंडुलम ले लेता हूँ, यहाँ पे चार्ज है, इस चार्ज को मैं यहाँ रख देता हूँ Q, ये L लेंथ पर है, और एक चार्ज रखा है Q, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर देता हूँ, तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये चार्ज है वो यहाँ से यहाँ ना लेकर के यहाँ चला जाएगा। ये क्यों जाएगा तुम्हें पता है, क्योंकि इस चार्ज Q पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा QE, इधर नीचे लगेगा इसका मास mg, और इधर लग जाएगी टेंशन, और ये थीटा आ जाएगा,
तो इसमें सॉल्व करने में बड़ा आसान है। इस थीटा के यानी ये चार्ज क्यू है, ठीक है, तो इस टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा टी साइन थीटा, ठीक है ना, हाँ है ना। पेंडुलम वाला केस लिया हमने। तो यहां पर हमने एक चार्ज रखा Q और मास इसका m है, ठीक है। इसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। जब हम इसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, ठीक है ना, जब हम इसमें एक यूनिफॉर्म क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, तो ये चार्ज रिपल करेगा और इधर भागेगा। लेकिन कनेक्टेड तो ये थ्रेड से ही है ना, कहाँ भागेगा, ज्यादा दूर तो भाग नहीं पाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा अगर ये मास ना होता तो ये यहाँ ऐसे चला जाता, लेकिन यहाँ पर मास भी है, यानी नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे देखो mg फोर्स लग रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना लग रहा होता तो नीचे लग रहा होता, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इस तरह से चला गया, तो mg नीचे लगेगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स उधर लगेगा, जिसकी वजह से यह इक्विलिब्रियम में आ गया, टेंशन QE और mg की वजह से। इसके कंपोनेंट कर देंगे तो टी साइन थीटा, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है ना, टाइम कम है और वर्क ज़्यादा है। समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0, चूंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो टी साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा QE, और समेशन ऑफ एफ बाई बराबर 0 यानी टी कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा mg। तो यहाँ से टेन थीटा यानी इक्वेशन 1 और 2 मान लेते हैं इसको, 1 और ये 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू QE बाई mg। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स QE बाई mg, है ना। एक वो मिल्कन ड्रॉप करके क्वेश्चन आता है, वो इसी से निकलता है, ठीक है, ओके, सिंपल है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, मतलब एक और चीज हम निकालेंगे, तो मान लो टेंशन निकालना है, तो इस इक्वेशन का क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो टी साइन कॉस थीटा स्क्वायर प्लस टी साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, टी इज इक्वल टू अंडर रूट QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, डायरेक्ट आ जाएगा। ये इस पर आपको 3-4 चीजें दी जाएंगी, जैसे मान लो Q दे दिया, E दे दिया, M दे दिया, तो थीटा पूछ लेगा। मान लो थीटा दे दिया तो कुछ और पूछ लेगा, हो सकता है तुम्हें Q दे दे, E दे दे, M भी दे दे, पर टेंशन पूछ ले, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अभी यहां पर हम एक और चीज देखते हैं बेटा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बेटा, इसमें एक बात ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म चार्ज पार्टिकल की वजह से हम निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो पहला है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, या अलोंग एक्स एक्सिस बोलो या फिर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है Q जिसका मास है m, तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा Fe इधर। अगर Fe इधर लग रहा है तो इसका मतलब Fe इज इक्वल टू आ जाएगा ma, क्लियर। और Fe इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Fe इज इक्वल टू होता है Q इंटू E, क्या होता है Q इंटू E, ठीक है, क्या होता है Q इंटू E, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर QE बराबर आ जाएगा ma, तो A बराबर आ जाएगा QE बाई M,
ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इसमें मोशन ऑफ इक्वेशन लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए टी, तो एक ही जगह पर क्या रख देंगे हम यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के अंदर, तो v इक्वल टू यू प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी। ठीक है। अच्छा s निकालना है, तो s में यू टी प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, बोलो, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यानी क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। ऐसे हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू ई बाई एम इंटू एस, यह आ जाएगा। बोलो क्लियर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसमें, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अच्छा इसी में हम आते हैं अलोंग बाई एक्सिस। अलोंग बाई एक्सिस वाला केस नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसमें लंबा है और हम इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का भी यूज करने वाले हैं। किसका यूज करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी हम इसमें यूज करेंगे। इसलिए तो इसमें आज मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, मैंने सिर्फ आपको थियोरेटिकल पार्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बताया है। आप इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बताऊंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद फिर मैं आपको जेई के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम जाएंगे पोटेंशियल पे। किस पे जाएंगे, पोटेंशियल पे, तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय बाय।